बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू आमर महबूब और एजाज़ अब्बासी। नाज़रीन ने वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर हक के एज़ ए वज़ीर-ए-आज़म इंतखाब के ख़िलाफ़ राजा फ़ारूक क़दर की दरख्वास्त पर आज समाअत हुई और यह अगली समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई और इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे आज समाअत में क्या हुआ। फिर जो सबसे अहम जो ख़बर है कि आज़ाद कश्मीर पुलिस यानी ज़िला सल्तनती की पुलिस ने दावा किया है कि जो फितना ख्वारिज उसके कोई अहम जो रकन पलंदरी पुलिस ने इनको गिरफ़्तार किया है और दौरान जो उसकी यानी वो तफ्तीश अहम इंकशाफात हुई, इस पे ऊपर हम तफसील से बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर एक बड़ी तकरीब कारी इससे बच गया। फिर जो महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के 12 जो डॉक्टर्स हैं इनको बगैर किसी वजह बताई इनको जो फ़ारग कर दिया गया। 3-4 मौज़ूआत हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर नाली के से आमर साहब, ये क्या मामला आज जो समाअत हुई क्या हुआ, नाज़रीन को अपडेट करें। जी राय साहब, कल भी हमने अपने उस प्रोग्राम में जिक्र किया था कि जस्टिस मियां आरिफ साहब जो कल सुन रहे थे केस, उनकी रिटायरमेंट करीब है और 31 मार्च को जो है उनका आखिरी दिन है, इस रवां माह के आखिरी दिन। तो ये ख्याल किया जा रहा था कि ज़ाहिर है, हमने कल भी ये कहा था कि ये बेंच टूट सकता है और समाअत जो है वो मुलतवी हो सकती है। लेकिन कल जब हमने राय साहब प्रोग्राम किया और इस बात की निशानदेही की कि ये सूरत हाल है और इस केस की समाअत में इस हद तक देर है, तो एक तो मुझे ये इतला दी गई कि कल भी इत्फाक से मुतल्लिका जो जजेस थे वो उधर मौजूद थे मुजफ्फराबाद में और किसी वजह से उन्होंने वो उधर पेश अदालत उन्होंने नहीं आ सके थे। एक तो ये बात थी, तो उसी वजह से ये हुआ कि कल उन्होंने डेफिनेट जो है मियाँ आरिफ साहब ने उनके साथ मुशावरत करके आज सुबह की तारीख रखी थी। तो आज जब उस केस की समाअत हुई तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जानिब से 2 वकला जो हैं अंसर ताहिर एडवोकेट साहब और शेख अतीक साहब पेश हुए। उन्होंने अपने वकालतनामे दिए और उन्होंने कहा कि ये जो जवाब आया, एक तो असम्बली का जवाब आया है, असम्बली की तरफ से जवाब आ गया, असम्बली की तरफ से रिकॉर्ड पेश होना था सारा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म का जवाब जो है वो हम देंगे और उसके ऊपर हमें टाइम दरकार है। तो इन बिटवीन जो है ये उन्होंने फिर इस केस की जो समाअत है जस्टिस मियां आरिफ साहब ने 7 तारीख तक मुलतवी कर दी और आइंदा जो तारीख़ समाअत है 7 को। अब लेकिन 7 तारीख को मियाँ साहब खुद नहीं होंगे और प्रैक्टिकली ये सूरत हाल है कि ये केस जो है, जैसे हम कल जिक्र कर रहे थे कि ये केस जो है वो गैर ज़रूरी डिले का शिकार था, तो ये इसे और जैसे मैंने कल कहा था कि अनवर हक साहब के लिए इस केस में ऐसी जाल बिछा दी गई है कि उनको निकालने के लिए और उस केस को डिले करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो वो आज जो है उसका एक रिलीफ का वो पहलू मिला और आज 20 तारीख है और अगर 11 दिन ये डालें और 7 दिन आगे तो ये तकरीबन जो है वो 3 हफ्ते के करीब ये मोहलत मिल गया। और अब इससे पहले जो है वो अगर तो बेंच बन जाता है और ये देखना पड़ेगा बेंच उससे बड़ा बनता है, छोटा बनता है, ऐसा बनता है कि जो लोग इस केस को कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, तो फिर तो ये केस जो है वो है। अब इशू ये है राय साहब कि एक तो ये बात है कि ये इतला है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने और आज़ाद कश्मीर के सीनियर वज़ीर कर्नल रिटायर्ड वक़ार नूर ने कल अनवर हक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फ़ारूक क़दर साहब से मुलाकात की है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ। लेकिन मुझे एग्जैक्ट नहीं इस वाले से इस खबर की जो मुसद्दक़ा होने की इतला जो है वो अभी तक, वो मैं फ़ोन कर रहा था राजा फ़ारूक क़दर साहब को तो नहीं बात हो सकी, ना उनके जो तर्जमान है वसीम साहब उनसे भी बात नहीं हो सकी। अगर तो एक ये इतला थी कि उनके साथ रात को जाके उन्होंने दरख्वास्त की है। तो आज फ़ारूक क़दर साहब किसी वजह से, उस वजह से या किसी और वजह से अदालत में भी तशरीफ़ नहीं लाए। दूसरी ये बात है राय साहब, ये जो केस है आइनी माहिरीन के, क्योंकि कल जब ये बात उभरी और ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस रही, तो मैंने बहुत सारे सीनियर वकला के साथ वो किया, तो उन्होंने ये कहा मुझे कि बज़ाहिर जो है वो ज़ाहिर फ़ैसला अदालत में एविडेंस क्या आते हैं और अपना वो केस प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन जो बज़ाहिर एक सिंपल सा एक लॉजिकली केस है, तो उसमें सिर्फ ये लगता है कि इस केस की समाअत तक की जो है वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर वज़ीर-ए-आज़म रह सकते हैं, क्योंकि उनकी किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है इस केस में उनके बच जाने की। तो बज़ाहिर ये लगता है कि जब भी ये केस सुना जाएगा तो अनवर हक साहब को यकीनन जो है वो बज़ाहिर ये लगता है, अक्सरियत की ये राय है कि उनके लिए ये शायद मुश्किल हो जाएगा। हाँ, बाद सियासी उनकी ये राय थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो दोबारा मुंतखब हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास अगर अक्सरियत है और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लोग और ये जो इमरान खान साहब से गद्दारी करने वाले जो मेम्बरान असम्बली की अक्सरियत है, अगर वो उनको सपोर्ट करती है तो वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म
मुंतखब हो सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर ये एक आईनी खिलाफ वर्जी नहीं। वज़ीर आज़म का इलेक्शन दोबारा हो सकता है, वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब दोबारा मुंतखब हो सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर माहिरीन कानून का ये कहना है कि अनवारुल हक साहब का इस केस की समाअत के बाद जो है वो वज़ीर आज़म रहना शायद मुश्किल है। अब ये सब अभी बातें हैं कि जो आज आज़ाद कश्मीर पुलिस ने दावा किया, स्वतंत्र पुलिस ने, कि उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाई यानी आज़ाद कश्मीर को तखरीबकारी से बचाया। एक तो नाज़रीन को बताएं कि ये क्या है जो स्वतंत्र पुलिस ने हैंडआउट जारी किया, तो क्या हो, ज़रा उसको थोड़ा सा अपडेट करें। वैसे तो बहुत शुक्रिया कफील साहब। वैसे तो आज़ाद कश्मीर में वक्फे वक्फे इतलात आती हैं कि असला पकड़ा गया, मनशात पकड़ी गई, चर्च पकड़ी गई, कुछ छोटे लेवल पर अखबार में प्रेस जारी करके खबर जारी। आज DC और SP पलंदरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाजार जो असल उन्होंने दिखाया वो कोई इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता, लेकिन इस केस को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती क्यों उन्होंने किया। और साथ को एक बंदा पकड़ा है जिसने कहा जी कि वो मेरे साथ राब्ते में कोई बाग के तो 2-3 नौजवान हैं वो भी रहे हैं जो कि पुलिस को पहले से मतलूब हैं, और उसने कहा कि मेरा तल्लक फितना ख्वारिज से है जो अफगानिस्तान वाली है, जिसके खिलाफ पाकिस्तान में आजकल ज़ाहिर कार्रवाइयाँ हैं। ये बंदा कहाँ का जो पकड़ा गया है? ये इस बंदे के बारे में कोई, मैं वैसे उनकी जो प्रेस है वो हैंडआउट पर पढ़ के बताता हूँ। ये जो SP और DC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वही उन्होंने हैंडआउट भी जारी किया है। कल के लिखते हैं कि मोरखा 19/3/2025 को चौकी पुलिस आज़ाद पतन जिला सुदनूरी ने चेकिंग के दौरान एक सुजुकी कल्टस के अंदर से असला, एमुनेशन और हैंड ग्रेनेड वगैरह बरामद करके कार में मौजूद एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी के बारे में कोई इतला नहीं है कि वो कौन है, जिस पर मज़कूरा शख्स के खिलाफ थाना पुलिस सिटी पलंदी में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरफ्तार मुलज़िम ने दौरान अरसत इंकशाफ किया है कि इसका तल्लुक फितना ख्वारिज तंजीम से है जो अफगानिस्तान से तल्लक रखने वाले दहशतगर्दों के एक बड़े गैंग के साथ मुंसलिक है। बाग पुलिस को अपने एक एहलकार सजाद रेशम के कत्ल के लिए मतलूब जरनोश असामा और मोहम्मद उल्फत उर्फ साकब जरार का तल्लक भी दहशतगर्दी के इसी फितना गिरोह से है। यानी इस बंदे ने, गिरफ्तार बंदे ने इतराफ किया है, इसका इंकशाफ किया। अब ये तहरीर ये बताती है कि इसने ये नहीं कहा कि इन बंदों का तल्लक, पुलिस खुद फर्ज कर रही है कि इन 3 बंदों का तल्लक भी फितना ख्वारिज उसी से है जिस फितना ख्वारिज का बंदा ये बंदा पकड़ा, ठीक है। ये जो फिक्रा बता रहा है ये नहीं कह रहा कि इस बंदे ने हमें ये बात बताई है कि इन बंदों का तल्लक भी है। तो जिन्होंने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की है, मोरखा 27/10/2024 को शहजाबाद में जिला बाग में सजाद रेशम कांस्टेबल पुलिस को इस वक्त इसके दहशतगर्दी की घर से इन्हीं मुलजमान के साथ मिलकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। अच्छा, ये अगला फिक्र ये बताता है कि ये जो पकड़ा गया मुलजम है इसने यही बात कही है और इसने कहा है कि मैं भी शामिल था और ये जो 3 बंदे हैं जिनको पुलिस ने नामजद किया उन सब ने मिलकर शहजाबाद में फायरिंग करके इस पुलिस एहलकार को कांस्टेबल कत्ल किया है। अब चूँकि ये प्रोफेशनल काम तो ज़ाहिर है साफ़ियों का होता है ना, खबर कैसे लिखी जाती है, पुलिस अपने अंदाज से लिखती है, किसी फिक्रे की समझ आती है कि वो अपने मुंह में डालते हैं और कोई फिक्र उठाकर दूसरे के मुंह में डाल लेते हैं, इसलिए चीज़ों की वाज़ेह समझ नहीं आ रही। अच्छा, जिन्होंने अफगानिस्तान में ट्रेनिंग हासिल किया है ये आगे वो लिखते हैं जी कि वो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातों में भी मुलव्वस रह चुके हैं। 1 रमज़ान को मोटरवे पर डकैती का वाक़ा हुआ, इसमें भी जरनोश वगैरह के साथ मिलकर ही किया गया था। जरनोश वगैरह, ये जरनोश नौजवान कफील साहब मेरे ख्याल में वो है जिसके बारे में मुझे ख्याल पड़ता है कि ये वही नहीं है जो बाग का, जिसने 2021 में के इलेक्शन में बाग में अलियामीन गणापुर जूता फेंका था, बिल्कुल इशू बना था। ये मेरे ख्याल में नसीम साहब का बेटा है जो नसीम साहब है आपके बस्ती बाग वाले हैं, ये उसी तरह। बाकी आगे सारे वो फितना ख्वारिज के हवाले से बातें करते हैं, लेकिन इस केस को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए उन्होंने नीचे नहीं, ये तो डिकेट रावलाकोट पुलिस को दहशतगर्द तो नहीं है ना, ये तो डिकेट है, ये नीचे जाकर दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने इन्हीं लोगों का तलक जाकर वो गाजी शादात से भी जोड़ा है जो कि जेल से फरार होकर भाग गए थे और अभी तक पुलिस को उनकी दोबारा गिरफ्तारी में नाकामी हो रही है, उनके साथ भी जोड़ा गया। तो ये कोई या तो DC साहब तब्दील हो रहे थे तो उन्होंने जाते जाते जा रहे अपने क्रेडिट में शायद नहीं। एक मेरा ये ख्याल है कि ये DC साहब के रेलेवेंट बात नहीं है। एक तो ये बात है आज़ाद कश्मीर में क्योंकि लोग माली तौर पे मुस्तहकम हैं और बात जो है वो कोई उन्होंने वारदात करनी हो तो खुद नहीं करते, उजरती कातलों का सहारा लेते हैं, इसी तरह जो है वो चीज़ें भी जो है खुद ले जाने के बजाय जो है वो कैरियर्स के ज़रिए मंगवाते हैं। तो ये कि ऐसे कैरियर्स का एक ऐसा ग्रोह पकड़ा गया, ये बात का होता है ना किसी आम बंदे को पकड़ते हैं तो उसका नेटवर्क, तो ये नेटवर्क जो है रहा है सब वो जाके मिलता है किसी बड़े दहशतगर्दी के नेटवर्क से। तो पुलिस जो है वो ज़ाहिर है गैर जिम्मेदारी का इतना मुजाहरा नहीं कर सकती। और दूसरी ये बात है कि आज़ाद कश्मीर में हैंड ग्रेनेड्स की और इस तरह के असले की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई पिस्टल शिस्टल हो, कोई क्लैशनकोफ, कोई इस तरह के 32 बोर टाइप की चीज़ें तो लोग रखते हैं,
लेकिन आज़ाद कश्मीर में इस तरह के असले की जो है जदीद असले की वो नहीं है। इसमें राय साहब जो हाई प्रोफाइल बात है, मुझे किसी ने बताया, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लग सका, लेकिन मुझे ये बताया गया है कि इस केस में ये जो असला पकड़ा गया है ये किसी अहम शख्सियत का बताया जा रहा है कि आज़ाद कश्मीर की किसी अहम शख्सियत के लिए नहीं, ये नहीं कहा उन्होंने कि किसी अहम शख्सियत के लिए जो है ना उनके भाई के का ये असला लेके जा रहे थे। तो ये जो है उसमें ये बात है, ये चेक करना पड़ेगा कि वो अहम शख्सियत है या वो सियासतदान है या कोई कारोबारी शख्सियत है, ये नहीं बताया गया अभी तक। लेकिन वो कौन सी अहम शख्सियत है या उनका नाम तो मुल्ज़म का ज़ाहिर पुलिस वाले सीधा राज में रख सकते हैं, लेकिन इसकी ये जो है एक तो ये बात है कि एक तो दहशतगर्दों के किसी नेटवर्क से इसका वो जोड़ा जा रहा है, दूसरा किसी अहम शख्सियत से जोड़ा जा रहा है, इस वजह से ये शायद हाई प्रोफाइल है। अभी हम आते हैं कि महकमा सेहत आज़ाद कश्मीर के कोई 62 जो डॉक्टर्स हैं फारूक हैं, तो ये क्या मामला ज़रा? ये कफील साहब बहुत अफसोसनाक बात है। मेरी आज एक डॉक्टर साहब से बात हुई थी, वैसे इस केस की पूरी तफसीलात तो मैं आपको कल बताऊंगा, कुछ चीज़ें अभी रहती हैं। ज़्यादती ये हुई है कि आज़ाद कश्मीर के 4 अस्पतालों में ट्रेनिंग डॉक्टरों के लिए 50-50, 60-60 पोस्ट मुख्तस है। 2 मुजफ्फराबाद के अस्पताल हैं, एक रावलकोट का और एक मिरपुर का अस्पताल है। वहाँ बैक वक्त आज़ाद कश्मीर की महकमा सेहत ने यानी DG सेहत ने अडाक जो डॉक्टर नामजद भर्ती होते हैं इदारे में उनको नामजद करते हैं, उन्हीं में से एक क्राइटेरिया के तहत एक इम्तहान के तहत ज़ाहिर है उनको मुकाबले के इम्तहान से गुजार कर नामजदगी की जाती है और बैक वक्त 200 डॉक्टर स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जिनमें इन चारों अस्पतालों में 50-50, 60-60 डॉक्टर है। इसी दौरान चूंकि वो डॉक्टर अडाक होते हैं, नहीं ये तो पब्लिक सर्विस कमीशन वाले डॉक्टर वाले डॉक्टर, मैं बताऊं आपको हुआ क्या है। ये डॉक्टर थे अडाक, इसी दौरान इनका पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, ये सारे लोग पास हो गए। इनमें से 149 बंदा पास हो गया, 149 इनमें से पास नहीं हुआ, टोटल 149 पास हुआ, जिनमें से 62 लोग वो शामिल हैं जो के ट्रेनिंग कर रहे हैं। इनको ट्रेनिंग के लिए नामजद किया आज़ाद कश्मीर के महकमा DG हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए। अब इन्होंने वहां से आर्डर लिया, महकमे से मुस्तकिल आर्डर लिया और जाकर महकमे जमा करवाया। इन्होंने कहा जी आपने हमें नामजद किया हुआ, हमारी ट्रेनिंग 2-2, 3-3 साल हो चुकी है, 1.5 साल ट्रेनिंग का बचता है, तो हमें या तो हमें छुट्टी शुमार करके 1.5 साल मजीद मौका दें, हम ट्रेनिंग मुकम्मल करें, या हमारी अपॉइंटमेंट करके वहीं ट्रांसफर कर दें, हमारा लियन शिफ्ट कर दें उन्हीं अस्पतालों में जहां हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने उनकी बात नहीं मानी और बैक जुम्बश कलम इन 62 डॉक्टरों को उठाकर ये कमीशन करके यानी क्वालिफाई ये पास हो चुके थे और आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने इन्हें भेजा हुआ था स्पेशलाइजेशन के लिए। यही नहीं हुआ, हुकूमत ने अपने कुछ मंजूर नजर डॉक्टर जिन जो खुद ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसी PSC में इन लोगों के साथ PSC की पास नहीं हो उसी के पास हुए, वो भी भर्ती हुए, उनको तो दौरान ट्रेनिंग बचा लिया है, उनकी वहीं अपॉइंटमेंट कर दी जहां वो ट्रेनिंग कर रहे थे, और जिनके जो इनके मंजूर नहीं जो सिफारिशी नहीं थे जो सिफारिशी नहीं जो पास नहीं मैं ये कहता हूं इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये बात जो पास नहीं वो उन्हें लगा रहे हैं उनकी जगह। असल ऐसा ये बात है कि कुछ मंजूर नजर लोगों को लगाना दरकार था, उसके लिए जब अंसर अब्दाली साहब नहीं अंसर अब्दाली साहब की तो शायद बात नहीं है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अंसर अब्दाली साहब अगर इसकी वजाहत कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो मेरे पास इतला है रात को, जो मुझे इतला इसके हवाले से बताई गई थी, ये 62 डॉक्टर जो है जो स्पेशलाइजेशन और मुख्तलिफ उसके लिए हाई एजुकेशन के लिए गए, हुकूमत आज़ाद कश्मीर की नामजदगी पे आ गए, और वो एक तरीक़ाकार है, वो उसे तफज़ देती है अदालत, उसे ये बरतरफ करना चाहते थे और उन्हें बरतरफ करने के ऊपर एक किसी ने हाई कोर्ट में रिट कर दी। हाई कोर्ट में रिट की तो हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जाके हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि आप जो है हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, और जब वो रिट जो है डिस्पोज ऑफ हो गई तो अगले ही दिन इन्होंने क्या किया, इन 62 के 62 डॉक्टरों को जिन्हें हायर एजुकेशन के लिए भिजवाया गया था, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने नामजद किया गया था और ये पब्लिक सर्विस कमीशन क्लियर कर चुके थे, इन सब को उन्होंने ठाक के बरतरफ कर दिया, जिसकी वजह से बड़ी बेचैनी है। और बड़ी मज़े की बात यह है, मैं आपको हमेशा से कह रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म मनवारुल हक जो है वो आज़ाद कश्मीर में अनरेस्ट चाहते हैं और उनके जो चहेते वज़ीर हैं वो भी सारे अनरेस्ट चाहते हैं, और उन्हें ये सूट करता है उन लोगों को जिनका सियासी मुस्तकबल नहीं रहा, जिनकी कोई सियासी जमात नहीं रही, जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, उन्हें ये बात सूट करती है कि आज़ाद कश्मीर में अफरा तफरी रहे, आज़ाद कश्मीर में इंतशार रहे, आज़ाद कश्मीर में लड़ाई झगड़ा रहे, आज़ाद कश्मीर के लोग सड़कों पर रहे, तो उन्हें ये बात सूट करती है। और ये भी उस एजेंडे की एक तकमील है कि जब आप ये बताएं कि 62 डॉक्टर को कम नहीं ना होते, जब 62 डॉक्टर जो है वो मुतासर होंगे तो उनके कोलीग जो है वो सड़कों पर आएंगे। अब इसके ऊपर जो है वो हम कल वो जो है बाकी जो है इनकी जो तंजीमें हैं उनका भी बड़ा शदीद रद्द अमल है। ज़रा इसके ऊपर अभी ये
बिल्कुल वो इस वक्त टाइम की कमी है, अदरवाइज प्रोग्राम पे बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। लेकिन आप ये देखें कि अब बल्दियाती नुमाइंदों के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के डॉक्टरों को भी सड़कों पर लाना चाहते हैं। आज़ाद कश्मीर में पहले 9 महीने से तीसरी समाई तक इन्होंने जो हेल्थ कार्ड नहीं दिया, आज़ाद कश्मीर की अवाम को जो है बुनियादी सेहत की सहूलत से महरूम किया हुआ है अपनी सियासी रिश्वत के लिए और अपनी सड़कों के नाम पे पैसे इकट्ठे करने के लिए। और दूसरी तरफ जो है वो जो डॉक्टर थोड़े बहुत काम कर रहे थे, अब वो भी छोड़ के आ जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर की अवाम जो है एक तरफ बुनियादी सेहत की सहूलत से महरूम हो जाएगी आइंदा चंद दिनों बाद और वो हड़ताल पे आ जाएंगे, और दूसरी तरफ ये होगा राय साहब कि ये जो है आज़ाद कश्मीर में एक अनरेस्ट जो होगी, जो डॉक्टर सड़कों पे होंगे। तो ये एक तयशुदा मनसूबे के तहत मैं बता रहा हूँ आपको कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर अपने एक बड़े एजेंडे की तरफ गामजन है जो उनके इक़्तिदार को महफूज बनाने के रास्ते की तरफ लेके। बहुत शुक्रिया अमर साहब। अब ऐसा शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। और इस वक्त जो बड़ा सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की जो अहलियत है नाअहलियत है, अभी इसका यानी दरमदार 7 अप्रैल को होगा कि क्या जो ये दरख्वास्त फ़ारूक अदर साहब की, अभी आलिमिया यह है कि इतना तवील अरसा वक्त जो गुजरने के बावजूद अभी ये तय नहीं हो सका कि क्या ये दरख्वास्त काबिल समात है नहीं है। तभी 7 अप्रैल को दोबारा बैच बनेगा, उसके बाद फिर उस बैच ने यह तय करना है क्या ये दरख्वास्त ये काबिल समात है नहीं, और उसके बाद जाकर फिर वज़ीर-ए-आज़म के मुस्तक़बिल का फैसला हो। कल तो इजाज़त है नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।